ठीक है। नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में जैसा आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन का दौर चल रहा है और ऐसे में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है और मुझे आशा है कि आप लोग इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कोई खास नुकसान नहीं होने दे रहे होंगे। तो इसी क्रम में आप लोगों की सहायता करने के लिए मैंने सोचा कि एक जीएस की सीरीज शुरू की जाए, जिसका आरंभ हम आधुनिक भारत के इतिहास से करने वाले हैं। अब आधुनिक भारत का इतिहास चुनने की एक सबसे बड़ी वजह है कि आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की जो प्रायिकता है वो इसी आधुनिक भारत के इतिहास से है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की अपेक्षा आधुनिक भारत का इतिहास काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और आधुनिक भारत के इतिहास में अभी राष्ट्रीय आंदोलन जो है, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर देश की आजादी तक का जो सेगमेंट है वो और ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसलिए हम अपने इतिहास की शुरुआत आधुनिक भारत के इतिहास से करते हैं, इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, साथ में बीच में जल्दी हम लोग पॉलिटी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आधुनिक भारत का इतिहास और हम कोशिश करेंगे इसमें कि आपको ऑफलाइन क्लास जैसा माहौल देने की कोशिश की जाए और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको नोट भी कराते चलें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। दरअसल आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत उस समय होती है जब भारत पर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश का शासन था। इस समय भारत में यूरोपियों का आगमन होता है और यूरोपियों के आगमन के बाद से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो जाती है। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि यूरोपियों का आगमन इसी समय क्यों हुआ? क्या पहली बार यूरोपीय भारत में आए? तो जवाब है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार यूरोपीय भारत में आए। यूरोप के साथ एशिया और भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो काफी प्राचीन है, यूनानियों के समय से है। लेकिन क्या है, 1453 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है और इस घटना में उस्मानिया सल्तनत के द्वारा जो कस्तुनतुनिया क्षेत्र है, कस्तुनतुनिया क्षेत्र है, उस पर अधिकार हो जाता है। इससे यहाँ तुर्की सत्ता का शासन स्थापित हो जाता है और यूरोपियों को एशिया से या पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने वाला जो मार्ग है, जो कस्तुनतुनिया से होकर गुजरता था, वो अवरुद्ध हो जाता है। अब सीधी सी बात है कि जिस मार्ग से होकर या जिस कस्तुनतुनिया मार्ग से होकर यूरोपीय अपना व्यापार पूर्वी एशिया के देशों के साथ करते थे, वो जब मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा तो नए मार्ग की खोज करेंगे। तो इसी क्रम में स्पेन और पुर्तगाल से जो नाविक हैं वो एक नए समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत करते हैं, जिससे वो पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार कर सकें। और इस समय नए व्यापारिक मार्ग या नए समुद्री मार्गों की खोज करना इसलिए और आसान हो गया था क्योंकि पश्चिम में प्रबोधन काल चल रहा था। प्रबोधन काल बेसिकली आधुनिक चेतना के विकास का काल, जिसमें तर्क और विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया, बशर्ते किसके? धार्मिक अंधविश्वास के। तो इससे तर्क और विज्ञान और साथ में नई भौगोलिक खोजें और जहाज के विकास से नए समुद्री मार्गों की खोज करना आसान हो गया। और इसी क्रम में स्पेन से एक कोलंबस नाम के व्यक्ति 1492 में 1492 में स्पेन से कोलंबस नाम के व्यक्ति
भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलते हैं। और ये भाई साहब भटक कर भारत तो नहीं पहुंचते, अमेरिका पहुंच जाते हैं। और इस तरह से कोलंबस के द्वारा अमेरिका के लिए व्यापारिक या समुद्री मार्ग की खोज हुई। और कई किताबों में लिखा मिलता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। दरअसल अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। इसके बाद 1498 में 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा नाम के एक व्यक्ति भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में चलते हैं। और एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से जो केरल का कालीकट बंदरगाह है उस पर पहुंचते हैं। तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं और इस तरह से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा हो जाती है। और यहीं से यूरोपियों के आगमन की सर्वप्रथम शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। तो हम शुरू करते हैं पुर्तगालियों से, और इसी क्रम में पुर्तगालियों के बाद फिर आपके डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती है, जिन्हें हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो यूरोपियों के आगमन की शुरुआत पुर्तगाल निवासी या पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है, जिसमें सबसे पहले वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। और यहां उनका स्वागत एक हिंदू शासक कालीकट राज्य के एक हिंदू शासक जमोरिन के द्वारा किया जाता है। तो इनका स्वागत करते हैं कौन? जमोरिन नाम का। कई बार सवाल आ जाता है एग्जाम में कि कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा का सर्वप्रथम जो स्वागत है वो किस शासक ने, किस राजा ने किया? तो वो राजा थे जमोरिन या हिंदू शासक, है ना। तो इसके बाद अन्य पुर्तगाली व्यापारी भारत में आए। दरअसल वास्को डिगामा ने यहाँ से काली मिर्च व अन्य मसालों को खरीद करके पुर्तगाल में जाकर के, यूरोप में जाकर के बेचा और उनसे 60 गुना ज्यादा लाभ कमाया। 60 गुना बहुत होता है, 60 गुना। तो 60 गुना ज्यादा लाभ कमाने की वजह से अन्य जो पुर्तगाली हैं या अन्य पुर्तगाली व्यापारी वो आकर्षित हुए कि भाई इतना जब प्रॉफिट जब किसी भी व्यापार में होगा या अन्य किसी ऐसे देश से व्यापार करने पर जब उसमें 60 गुना या इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अन्य लोग भी इसके प्रति आकर्षित हो गए। और इसके साथ ही अन्य पुर्तगाली व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए या पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए आगे आए। और इसी क्रम में एक पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है, इस्तादो दा इंडिया। इस्तादो दा एक कंपनी का नाम था, पुर्तगाली कंपनी का नाम इस्तादो दा इंडिया, जो भारत के साथ या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मसाले का व्यापार करती थी। तो अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कस्तुनतुनिया पर तुर्की मुस्लिम सत्ता का अधिकार होने की वजह से नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए यूरोप निवासी व्यक्ति निकलते हैं, जिसकी शुरुआत स्पेन के एक कोलंबस नामक व्यक्ति के द्वारा की जाती है। और जो भारत तो नहीं पहुंचते लेकिन भटक कर अमेरिका पहुंच जाते हैं, जिससे अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज या अमेरिका की खोज सामने आती है। इसके बाद वास्को डिगामा नाम के व्यक्ति 1498 में 1498 में भारत के लिए समुद्री खोज के लिए निकलते हैं और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां पर उनका स्वागत एक जमोरिन नामक हिंदू शासक करते हैं। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं।
इसके बाद क्या है, कुछ व्यापारी आपस में मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं जिस कंपनी को इस्तादो दा इंडिया कहते हैं। और कंपनी के आने के बाद फिर भारत के साथ अपना स्थायी एवं व्यवस्थित व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से पुर्तगाली एक बस्ती या दुर्ग या किला या फैक्ट्री या फिर व्यापारिक कोठी जिसे हम कह सकते हैं उसकी स्थापना करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी देश के साथ या किसी क्षेत्र के साथ व्यापार को एक व्यवस्थित या संगठित और एक स्थायी शुरू करना चाहेंगे तो उसको एक संस्थागत रूप देना होगा। जिस संस्थागत रूप के लिए पुर्तगालियों ने फैक्ट्री या जिसे पुर्तगाली बस्ती या कोठी कहते हैं इसकी शुरुआत की। और पहली व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन में स्थापित की गई और उस समय था 1503। तो 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना या फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की गई। तो कई बार सवाल आता है कि डेट पूछ लेते हैं और कई बार जगह पूछ लेते हैं कि किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी और कब की थी। ये रेयर क्वेश्चन आता है लेकिन स्थान बार बार पूछ लेते हैं। तो कोचीन में की 1503 में की। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की, जो फैक्ट्री थी वो कोई उत्पादन केंद्र नहीं था कि यहाँ पे मसालों का या मिर्च का या अन्य चीजों का कोई उत्पादन होता है। मूलतः पुर्तगाली मसालों का व्यापार करते थे, काली मिर्च और अन्य मसाले हैं उनका व्यापार करते थे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे मसालों का उत्पादन या खेती होती थी। इन फैक्ट्रियों में दरअसल संग्रह, यहाँ पे संग्रह होता था मसालों का या काली मिर्च का संग्रह होता था। जैसे मान लीजिए केरल का एक त्रावणकोर क्षेत्र से किसी पुर्तगाली व्यापारी ने काली मिर्च खरीदी, काली मिर्च की खरीदारी की। अब उस काली मिर्च को खरीद करके कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो यहां से काली मिर्च को खरीदा और खरीद कर कहां स्टोर कर दिया, इस फैक्ट्री में, जहां उनकी जो व्यापारिक कोठी होगी उस फैक्ट्री में क्या कर दिया, उसे स्टोर करके या संग्रह करके गोडाउन जैसा उसमें संग्रह करके रख दिया। और फिर इसके बाद इसे कहां भेजा, और फिर इसके बाद इसे भेजा यूरोप के देशों में या पुर्तगाल में। ठीक है, तो यह याद रखना है कि यहाँ कोई खेती नहीं होती थी, ना ही कोई उत्पादन होता था फैक्ट्री में, बल्कि ये एक संग्रह, यहाँ पर संग्रह किया जाता है। यहाँ से जो चीजें खरीदी उन्हें संग्रह करके रख लिया। ठीक है, तो इतना। इसके साथ ही एक बात और याद रखना है कि भारत से व्यापार करने के लिए एक और व्यापारी आता है जिसका नाम याद रखना, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो इनका नाम याद रखना, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये वास्को डी गामा के बाद भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। अब चूंकि भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी या फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ इन कोठियों का या फिर इनके साम्राज्य का प्रशासन, सैन्य प्रशासन हो या आर्थिक प्रशासन, इन सबको की देखरेख करने के लिए, इसका प्रबंधन करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होगी। तो इसी क्रम में अब पुर्तगाली वायसराय सामने आते हैं या कंपनियों की देखरेख या उनके सैन्य एवं आर्थिक प्रशासन के लिए पुर्तगाली वायसरायों को भेजा जाता है। और प्रथम वायसराय अल्फांसो डी अल्मेडा, या कई बार लिखा मिलता है अल्फांसो द अल्मेडा, सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सॉरी अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो प्रथम पुर्तगाली
वायसराय आते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो हम वायसरायों को देख लेते हैं एक एक करके, और उन वायसरायों के किए गए कार्य जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो 2 से 3 वायसराय हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्ना और अल्फांसो डिसूजा। ये 3 से 4 वायसराय है, पुर्तगाली वायसराय है, जो एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो पुर्तगाली वायसराय को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले अगर आप प्रथम वायसराय जो पुर्तगाली कंपनी का प्रथम वायसराय, और अगर एग्जाम में पूछे पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, तो नाम उन्हें बताया इस्तादो दा इंडिया। याद रखना, इस्तादो दा इंडिया। ठीक है, तो उस कंपनी के प्रथम वायसराय बनकर सामने आते हैं वो है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। तो वायसराय पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कई बार फ्रांसिस्को डी की जगह फ्रांसिस्को दा अल्मेडा भी आ जाता है, तो आप उस हिसाब से मार्क कर देना। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वायसराय बनकर सामने आते हैं, और ये 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पुर्तगाली कंपनी के वायसराय बनकर सामने आते हैं। अब इनके द्वारा कार्य या फिर इनके द्वारा किए गए कार्य और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो याद रखना है। पहली है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय, तो पहली बात इनके बारे में याद रखना है वो है क्या, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा एक पॉलिसी शुरू की गई है, एक नीति लागू की गई, और नीति का उद्देश्य था हिंद महासागर में पुर्तगालियों के व्यापार को या पुर्तगालियों का मसालों पर एकाधिकार या समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी या शांत पानी की नीति। याद रखना, अगर कभी बार क्वेश्चन आ जाए कि भाई एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति या शांत पानी की नीति किस वायसराय के द्वारा शुरू की गई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किन के द्वारा शुरू की गई, तो पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा शुरू की गई ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है, याद रखना, बार बार कह रहा हूं अंडरलाइन करके इसको, या इसी को बोलते हैं शांत पानी या नीले पानी की नीति। इसका उद्देश्य क्या था, इस पॉलिसी का उद्देश्य था हिंद महासागर में पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार या समुद्री व्यापार पर, हिंद महासागर में समुद्री व्यापार पर एकाधिकार। ठीक है, 2 बातें याद हो गई। तीसरी बात जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि इसी वायसराय के समय, ऐसी वायसराय के साथ चौल का युद्ध हुआ। तो चौल का युद्ध अगर कभी आ जाए किन के बीच में, तो पुर्तगाली और अन्य मिस्र, तुर्क और गुजरात के जो व्यापारी थे उनके बेड़े के साथ एक युद्ध हुआ जिसका नाम था चौल का युद्ध। तो याद रखना, चौल का युद्ध किससे संबंधित है, चौल का युद्ध है पुर्तगालियों से संबंधित। ये किन के बीच में हुआ, तो एक तरफ जहां पुर्तगाली, इसमें
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। तो दूसरी तरफ मिस्र प्लस गुजराती, इन तीनों का गठबंधन का व्यापारिक या समुद्री या जहाजी बेड़ा था। और इसमें चौल के युद्ध में ये हार गए, पुर्तगालियों की हार हुई। लेकिन आगे चलकर अगले साल 1509 में दोबारा से युद्ध हुआ और दोबारा से फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की विजय हुई। मेनली इसमें याद रखना है ब्लू वाटर पॉलिसी और प्रथम पुर्तगाली वायसराय। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद नए पुर्तगाली वायसराय आते हैं, वो आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में 2 से 3 बातें जो याद रखना है वो समझ लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में सबसे पहली बात यह है कि इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब इसकी वजह क्या होगी, वास्तविक संस्थापक कहने की वजह क्या होगी, देखते हैं। तो ये भाई साहब आए और इन्होंने सबसे पहले जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी जो शुरू की गई थी किसके द्वारा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा, उसको बंद किया कि इसमें कोई खास प्रगति नहीं है। उसे बंद कर करके इन्होंने नई नीतियां लागू की। और सबसे पहले इन्होंने बीजापुर के एक शासक थे यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, याद रखना, इस समय शासक थे बीजापुर के। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके और इनसे छीन करके गोवा पर अपना साम्राज्य या अपनी सत्ता स्थापित की। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। अब तक पुर्तगाली दरअसल व्यापार कर रहे थे, यहाँ पे अपनी कोठियां स्थापित करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन अब साम्राज्य शुरू कर दिया। एक क्षेत्र इनके अधिकार में आ गया, एक राजनीतिक और एक भौगोलिक क्षेत्र इनके हाथ में आ गया और वो था गोवा। तो इन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन करके वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और यही वजह है कि यहां से पुर्तगाल की जो सत्ता है या साम्राज्य की स्थापना होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक और इनका जो प्रमुख कार्य था वो क्या था, इन्होंने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि ये भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करें। तो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह के लिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। इसकी वजह थी ताकि पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूती मिल सके। तो पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूती के दिलाने के लिए इन्होंने पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति को प्रोत्साहित किया गया। और संस्थापक
ठीक है। और इस तरह से अल्फांसो दी अल्बुकर्क या इसके साम्राज्य में, इसके वायसराय के कार्यकाल में पुर्तगाली शासन को काफी मजबूती प्राप्त हुई, और यही वजह है कि वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अब इस अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बाद और भी कई वायसराय सामने आए, लेकिन उनमें से एक वायसराय जो आपको याद रखना है वो है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बारे में सबसे पहली बात जो याद रखना है वो है कि इनके समय या नीनो डी कुन्हा के समय पुर्तगालियों की राजधानी परिवर्तित की गई, और पहली व्यापारिक कोठी कोचीन थी, इनका जो हेडक्वार्टर है या इनका जो राजधानी है वो वहां से परिवर्तित करके गोवा को कर दी गई, जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा छीना गया था। तो नीनो डी कुन्हा ने राजधानी को परिवर्तित करके क्या कर दिया, गोवा। तो पुर्तगालियों का जो राजधानी या मुख्यालय क्या हो गया, तो नीनो डी कुन्हा के द्वारा गोवा मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। कहां से, कोचीन से। और ये गोवा पुर्तगालियों का लगातार फिर मुख्यालय रहता है। तो कभी अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, तो मार्क करेंगे कहाँ, गोवा में, जो किसके द्वारा किया गया, नीनो डी कुन्हा के द्वारा किया गया। इसके साथ ही इन्होंने एक और प्रमुख कार्य जो सामने आता है, या एक तरह से वो भारतीयों के साथ, भारतीय जो शासक थे उनके साथ पंगा टाइप का था। क्या है कि एक शासक गुजरात के शासक को बुलाया और समुद्र जो जहाज खड़ा हुआ था उस पर उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग में धक्का देकर के समुद्र में गिरा दिया, जिससे गुजरात के जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उसकी मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद वसीम, द्वीप जैसे क्षेत्र इसके द्वारा यानी नीनो डी कुन्हा के द्वारा छीन लिए जाते हैं। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ पंगा, और उसको हरा करके वो द्वीप जैसे क्षेत्र पुर्तगालियों के अधिकार में आ जाते हैं। इस पर कब्जा कर लेते हैं। और नीनो डी कुन्हा के बाद फिर लगातार जो पुर्तगाली साम्राज्य है उसका पतन होता चला जाता है। अब इसमें कुछ और बातें जो हमें याद रखना है। एक जो प्रमुख बात है कि पुर्तगालियों के द्वारा एक प्रणाली शुरू की गई, उसका नाम था कार्टिज आर्मेडा काफिला पद्धति। तो पुर्तगालियों के द्वारा एक लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई जिसका नाम था कार्टिज आर्मेडा काफिला। ये दरअसल एक लाइसेंस प्रणाली थी जिसके तहत अगर समुद्र में व्यापार करना है किसी को, तो उन्हें पहले पुर्तगालियों से परमिशन लेनी होती थी, पुर्तगालियों से एक तरह से परमिट या लाइसेंस लेना होता था, जिसके बदले में पुर्तगाली व्यापारी को, जिसको भी समुद्र से या जहाज से व्यापार करना है, उसको परमिट या लाइसेंस देते थे, और वो व्यापारी पुर्तगालियों को एक शुल्क प्रदान करता था। तो इस पद्धति को कार्टिज आर्मेडा काफिला पद्धति कहते थे, जिसमें परमिट या लाइसेंस, या इसी को बोलते हैं कार्टिज लेना होता था पुर्तगालियों से अगर उन्हें हिंद महासागर में समुद्री व्यापार करना है, लाइसेंस लेना होता था। और दूसरी तरफ
जो परमिट लेने वाला है वो पुर्तगालियों को एक शुल्क अदा करता था, और ये जिसने नहीं लिया और बिना इस कार्टेज के या बिना परमिट के अगर वो कोई व्यापारी व्यापार करता था, जहाज से समुद्री व्यापार करता था, तो उसको उसकी लूटपाट करते थे। और यहाँ तक कि इनके बारे में एक प्रमुख कथन आता है कि ये इनकी ताकत हिंद महासागर में इतनी बढ़ गई थी कि अकबर के टाइम पीरियड पे या अकबर के समय अकबर को भी ये कार्टेज लेना पड़ा था व्यापार करने के लिए। अकबर जैसे शासक को, जिसका उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का प्रमुख शासक कहे जाने वाले शासक को भी इनसे पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ा था। तो और ये कार्टेज आर्मदा काफिला और साथ में युद्ध की जो समुद्री लूटपाट है, ये एक प्रमुख वजह बनती है जो पुर्तगालियों के पतन में। और एक और ये प्रमुख तथ्य है। और फिर आगे चल करके धीरे धीरे करके पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। उसकी वजह थी समुद्री लूटपाट, ईसाईकरण और जो भारतीय जो महिलाएं उनके साथ विवाह की जो नीति थी, इन सब नीतियों का विरोध मराठाओं या अन्य स्थानीय शासकों और लोगों के द्वारा किया गया। धीरे धीरे करके पुर्तगालियों का अंत हो गया और 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है ब्रिटेन के शासक या ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। कैथरीन का विवाह जैसे चार्ल्स द्वितीय से होता है और चार्ल्स द्वितीय को जो ब्रिटेन के राजकुमार थे उन्हें दहेज स्वरूप प्राप्त होता है बम्बई। तो बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह के बाद ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हो जाता है और आगे चल करके 10 पाउंड पर ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश की कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो अपना व्यापार कर रही थी, उसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देते हैं, जिससे ब्रिटिश कंपनी की जो साम्राज्य है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और धीरे धीरे करके इस तरह से पुर्तगाली कंपनियों का व्यापार और जो क्षेत्र था वो कमजोर होते होते पतन हो जाता है। ठीक है, चलिए ये पुर्तगालियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी परीक्षा उपयोगी जो तथ्य थे, साथ में कुछ कंसेप्ट थे, उनको हमने पूरा किया। इसके बाद जो आता है अगले यूरोपियों में जो जिस कंपनी या जिन यूरोपियों का आगमन होता है उनमें आता है डच। तो पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी व्यापारिक कंपनी व्यापार करने के लिए आती है वो है डच। और डच के बाद आते हैं अंग्रेज या ब्रिटिश, और अंग्रेज के बाद आते हैं डेनिश, और डेनिश के बाद आते हैं फ्रांसीसी सबसे अंत में। तो सबसे अंत में अगर कोई यूरोपीय कंपनी या यूरोपियों में जिसका सबसे अंत में आगमन होता है उनमें है फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में कौन आते हैं? फ्रांसीसी। और सबसे प्रारंभ में आते हैं पुर्तगाली। इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ना क्रम से लगाइए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एंड लास्ट में सबसे फ्रांसीसी। और ऐसा नहीं था कि पुर्तगाली आए और फिर उनका पतन हो गया चले गए, फिर डच आए फिर फ्रांसीसी, ऐसा नहीं था। दरअसल पुर्तगाली है, फिर उनके कुछ समय बाद डच, और डचों के कुछ समय बाद तो पुर्तगाली भी भारत में थे, फिर उनके रहते हुए फिर डचों का आगमन हुआ, और डच भी जब भारत में थे फिर अंग्रेजों का आगमन हुआ, और फिर डेनिश और फ्रांसीसी। और आगे चलकर जब सभी आ गए, सभी का आगमन हुआ और इनमें आपस में लड़ाइयां, मतभेद, सत्ता को लेकर व्यापार
व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के आपस में झगड़े होते हैं, और आगे चल करके अंतिम रूप से जो यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, जो अंतिम रूप से इसका साम्राज्य का विस्तार हो पाता है, वो आते हैं कौन? अंग्रेज। और फिर भारत में ये औपनिवेशिक शासन की शुरुआत करते हैं, जो 1947 तक चलता है। और ये जो क्रम, इस क्रम की जो वास्तविक शुरुआत है वो औरंगजेब के बाद से शुरू हो जाती है, 1760 के बाद से शुरू हो जाती है। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा शब्द या ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे आप लोग पीडीएफ फाइल बनाते होंगे, पीडीएफ फाइल बनती है कंप्यूटर पे, बनते हैं मोबाइल से पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ से आप इसको याद रख सकते हैं, P4 पुर्तगाली, D4 डच और F फ्रांसीसी। अब बात बीच में लगाते हैं अंग्रेज एंड डेनिश, तो इसमें A D और लगा लीजिए, तो पीडीएफ बीच में PDADF, तो अंग्रेज और डेनिश, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एंड फ्रांसीसी। इसे इस तरह से याद रख लेते हैं। चलिए, इसके पुर्तगालियों की बात जो आते हैं सामने डच, तो डचों का अध्ययन करेंगे हम अपनी दूसरी क्लास में, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, इस बार एक ऐसा इनोवेशन करने का सोचा मैंने कि सामान्यतः यूट्यूब पर जब क्लास होती है तो उसमें नोट डाउन नहीं कराया जाता है, आपको लिखाया नहीं जाता, नोट्स नहीं बनाए जाते, वर्ड वर्क के द्वारा कंसेप्ट और फैक्ट को रख करके समझा दिया जाता है। लेकिन एक नया पहल जो सोचा है वो कि आपको महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो आपके परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, उनको आपको नोट करा दिए जाए। तो आज हम इस इनोवेशन को करके देखते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कि ऐसा लगातार कंटिन्यू कीजिए। तो आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव या मत दे सकते हैं, जिससे हम अगली क्लास में इसे जो नोट डाउन कराने की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर उसे बंद कर देंगे, केवल बोर्ड के माध्यम से आपको कंसेप्ट और फैक्ट को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये इनोवेशन पसंद आए कि नोट भी, महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनको नोट भी कराते चले, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अपने मत जरूर दीजिए कमेंट करके। तो आज नोट कर लीजिए। तो नोट में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत यूरोपियों का आगमन। तो हेडिंग डालेंगे यूरोपियों का आगमन, और लिखिए भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कोई नई घटना नहीं थी। भारत में यूरोपियों का आगमन कोई नई घटना नहीं थी, बल्कि यूरोपियों के व्यापारिक संबंध, भारत के साथ बहुत पुराने थे। सॉरी, आगे नोट डाउन कीजिए।
दरअसल 1453 में 1453 में उस्मानिया सल्तनत के द्वारा एशिया माइनर उस्मानिया सल्तनत दरअसल तुर्की मुस्लिम सत्ता थी जो एशिया माइनर पर हमला करके उसे जीत लेती है। उस्मानिया सल्तनत के द्वारा एशिया माइनर को जीत लिया जाता है। एशिया माइनर को जीत लिया जाता है जिससे कस्तुनतुनिया क्षेत्र पर तुर्की मुस्लिम सत्ता का अधिकार हो जाता है। तुर्की मुस्लिम सत्ता का अधिकार हो जाता है और पूर्व एवं पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। परिणामतः पश्चिमी देशों के व्यापारी पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए नए और सुरक्षित समुद्री मार्ग की खोज करने लगे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल देशों के द्वारा की गई।
स्पेन और पुर्तगाल देशों के द्वारा की गई, पॉइंट चेंज कर लीजिए, नया पॉइंट लिखिए। इसी पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक कोलंबस 1492 में भारत के लिए 1492 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में निकलता है, परंतु वह भटक कर अमेरिका पहुंच जाता है। और इस प्रकार उसने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग या अमेरिका की खोज की। नया पॉइंट लिखिए, एक अगला पॉइंट लिखिए। 1498 में 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला। वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला जो केप ऑफ गुड होप दरअसल जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो उसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसे बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। जब आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से होते हुए भारत की तरफ जो व्यापार आता है, जो कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इसमें वास्को डिगामा की मदद गुजराती व्यापारी अब्दुल
गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की। गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की। ठीक है, इस तरह से यूरोपियों का जो आगमन है उसका बैकग्राउंड हमने लिख लिया। अब सबसे पहले लिखिए पुर्तगाली, लिखिए पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली कंपनी का, कंपनी का लिख लें, पुर्तगाली कंपनी का आगमन या पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली कंपनी का आगमन या फिर पुर्तगालियों का आगमन। नीचे से लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसमें, यूरोपीय आगमन में सर्वप्रथम कौन आए, पुर्तगाली आए। और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन आया, वास्को डिगामा। सर्वप्रथम यूरोपियों में, सर्वप्रथम यूरोपियों में पुर्तगाली, पुर्तगाली, पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली भारत आए और उन्होंने, और उन्होंने और उन्होंने मसाला व्यापार को, और उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए, मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए प्रवेश किया, प्रवेश किया। अगला पॉइंट लिखिए, तो अंडरलाइन कर ले, मसाला व्यापार, काली मिर्च और मसाले का व्यापार पुर्तगालियों के द्वारा सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाला व्यापार था। अगला पॉइंट लिखिए, 1498 में, 1498 में आए वास्को डिगामा का, 1498 में आए वास्को डिगामा का स्वागत, कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर हिंदू शासक जमोरिन के द्वारा, हिंदू शासक जमोरिन के द्वारा किया गया, हिंदू शासक जमोरिन के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया, कालीकट बंदरगाह पर हिंदू शासक जमोरिन के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, वास्को डिगामा के द्वारा, वास्को डिगामा के द्वारा प्राप्त किए गए, वास्को डिगामा के द्वारा प्राप्त किए गए अत्यधिक लाभ को देखते हुए, अत्यधिक लाभ को देखते हुए अन्य पुर्तगाली व्यापारी, अन्य पुर्तगाली व्यापारी भारत की ओर आकर्षित हुए, भारत की ओर आकर्षित हुए और पुर्तगाली कंपनी, और पुर्तगाली कंपनी इस्तादो दा इंडिया, और पुर्तगाली कंपनी इस्तादो दा इंडिया की स्थापना हुई। तो पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, इस्तादो दा इंडिया। अगला पॉइंट लिखिए, सन 1500 ईस्वी में, सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में, पेड्रो अल्वारेज
कैब्राल के नेतृत्व में दो जहाजी बेड़े भारत आए। दो जहाजी बेड़े भारत आए। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, पुर्तगालियों के द्वारा काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर पुर्तगालियों के द्वारा काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 1503 में पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की गई। याद रखना, इसको एग्जाम में आता है। पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई। वहीं दूसरी व्यापारिक कोठी वहीं दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 ईस्वी में कुन्नूर में की गई, है ना। वहीं दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना या फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कुन्नूर में की गई। तो याद रखना, दूसरी व्यापारिक कोठी कुन्नूर में की गई। ठीक है। इसके बाद अब हम लिखेंगे वायसराय के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या फिर मिलता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा भी मिलता है, या फ्रांसिस्को द अल्मेडा बनकर सामने आया। तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने, इसी में लिखा है, इसी पॉइंट में लिखिए, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत पानी की नीति या शांत जल की नीति या नीले जल की नीति
का संचालन किया, या नीले जल की नीति का संचालन किया। इसका उद्देश्य था समुद्री व्यापार पर एकाधिकार और प्रभुत्व स्थापित करना, उसको मजबूती प्रदान करना। अगला पॉइंट लिखिए, इसके समय 1508 में, इसके समय 1508 में चौल का युद्ध हुआ। चौल का युद्ध, चौल का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जिसमें फ्रांसिस्को द अल्मेडा मिस्र कोमा तुर्की, मिस्र कोमा तुर्की व गुजराती शासक के नौसैनिक बेड़े, इन तीनों का संयुक्त नौसैनिक बेड़ा था ना, के नौसैनिक बेड़े से पराजित हुआ। तो चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इन तीनों तुर्की, मिस्र और गुजराती शासक के नौसैनिक बेड़े से पराजित हो गया, पराजित हुआ। अगला पॉइंट लिखें, अगले शासक के बारे में अगला पॉइंट लिखें। पंद्रह सौ नौ में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या अल्फांसो द अल्बुकर्क, 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अंडरलाइन कर ले, वास्तविक संस्थापक एग्जाम में आ जाता है। तो पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय तो अल्फांसो डी, पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन जो दूसरा वायसराय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने पुर्तगाली साम्राज्य को काफी या बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान की। तो पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बट वास्तविक संस्थापक कौन होगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लेकिन इसने 1510 में, याद रखना इस लाइन को, बिल्कुल याद रखना, एक तो वास्तविक संस्थापक, दूसरा 1510 का। इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और साम्राज्य स्थापना इस पुर्तगालियों की यहां से शुरू हो जाती है। गोवा छीन लिया, तो गोवा किससे छीना? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। अगर कभी क्वेश्चन आए गोवा किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह कहां का शासक था? बीजापुर का। या फिर एक क्वेश्चन आ जाए कि पुर्तगालियों के समय या अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय
भारत के जो बीजापुर क्षेत्र में कौन सा शासक शासन करता था? तो कौन सा? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर किसी भी डायमेंशन में आ जाए आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं ना। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। ठीक है, और इसी में लिखें इसने पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की नीति को प्रोत्साहित किया। अगला पॉइंट लिखिए, पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा के द्वारा 1530 में कोचीन की जगह 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। अगला पॉइंट लिखें, इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर वशीन व दीव पर अपना आधिपत्य स्थापित किया।